ठंड के दिन और पहाड़ में चाय का सुकून ही अलग है। हाँ, और तुम्हें पता है इस चाय में डलने वाली चाय पत्ती भी आज उत्तराखंड की होती है। अच्छा, वो कैसे? 1824 में एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा था कि कुमाऊं की मिट्टी बेहतर है चीन से चाय उगाने के लिए। मतलब आज असम और बंगाल नहीं, उत्तराखंड होता चाय बगान का राजा। उत्तराखंड में चाय की खेती का इतिहास 150 से 200 साल पुराना है। यहाँ भी चाय की खेती यूरोपियनों के आने के बाद ही शुरू हुई थी। साल 1824 में ब्रिटिश लेखक बिशप हैबर ने कुमाऊं क्षेत्र में चाय की संभावना व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ की जमीन पर चाय के पौधे जंगली रूप से ही उगते थे, लेकिन काम में नहीं लिए जाते थे। हैबर ने लिखा था कि कुमाऊं की मिट्टी का तापमान और मौसम चीन के चाय बागानों से काफी मेल रखती है। वनस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रॉयले भी उत्तराखंड में चाय की खेती होने से सहमत थे। इसलिए साल 1827 में उन्होंने एक रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजी। 1831 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक सहारनपुर आया तो उसने भी क्षेत्र में चाय उद्योग के विकास हेतु सुझाव दिए। बेंटिक ने सन 1834 में एक चाय कमेटी का भी गठन किया। आज भले ही असम और बंगाल चाय की खेती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उत्तराखंड में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था। उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले शुरुआती दौर पर नजर मान लेते हैं कि कैसे अंग्रेज चाय को उत्तराखंड लाए। कमेटी के कुमाऊं को चाय की खेती के लिए योग्य पाए जाने पर तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने चाय कमेटी को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। ट्रेल ने सर कोलन, जो कुमाऊं प्रांतीय बटालियन के पूर्व सेनानायक थे, उन्हें पत्र द्वारा इसके बारे में लिखा कि हवालबाग और भीमताल से लगे क्षेत्र नर्सरी की स्थापना के लिए उपयुक्त है। उसी समय डॉक्टर वालिक ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में चाय की खेती से जुड़ा एक लेख प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों को चाय की खेती के लिए योग्य बताया। बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फॉकनर और बिलिंगवर्थ ने कुमाऊं और गढ़वाल की जगहों का सर्वेक्षण किया। इसके बाद 1834 में कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम था चाय के पौधे प्राप्त करना, बगान लगाने के लिए योग्य भूमि ढूंढना तथा चीनी विशेषज्ञों की मदद करना। 1835 में कलकत्ता से 2000 पौधों की पहली खेप उत्तराखंड पहुंची, जिससे अल्मोड़ा के पास लक्ष्मेश्वर तथा भीमताल के पास भरतपुर में नर्सरी स्थापित की गई। आगे चल के हवालबाग, देहरादून तथा अन्य स्थानों पर भी नर्सरी स्थापित की गई। उसी समय यहाँ चाय बनाने की छोटी इकाइयां भी स्थापित की गई। कुमाऊं के बाद साल 1835 में ही टिहरी गढ़वाल के कोट नाम के स्थान पर भी चाय की खेती शुरू की गई। डॉक्टर फॉकनर के बाद वनस्पतिक वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्सन ने अल्मोड़ा में चार्ज संभाला। ब्रिटिश काल में ही 1840 के आसपास डॉक्टर जेम्सन की देखरेख में देहरादून के पूर्वी भाग कोलागढ़ में एक चाय बागान लगाया गया। यह फार्म लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ था और इसमें प्राकृतिक उपजाऊपन के कुछ गुण दिखाई भी दिए थे। इसी आधार पर 1846 में देहरादून टी स्टेट में चाय की खेती शुरू की गई। इसके नमूने लंदन के ब्रोकरों को भी भेजे गए, जिन्होंने समीक्षा के बाद बताया कि इसका स्वाद और ताजगी चीनी चाय के लगभग है। चाय की किस्मों को और बेहतर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर आर फॉर्च्यून को सन 1848 में चीन भ्रमण पर भेजा, जहां से वो गढ़वाल की भौगोलिकता के आधार पर 20,000 काली और 20,000 हरी चाय के पौध अपने साथ लाए। उनके साथ कुछ चीनी व्यवसायी भी गढ़वाल और कुमाऊं आए, जिनमें 6 प्रथम श्रेणी चाय उत्पादक और 2 कामगार थे। 1851 में 3 चीनी व्यवसायियों और एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा पौड़ी के नजदीक करीब 3000 एकड़ से अधिक जमीन पर चाय के बगीचे लगाए गए, जहां ज्यादातर उन्नत किस्म की हरी चाय का कारखाना भी विकसित किया गया, जिसमें गडोली क्षेत्र के स्थानीय मजदूर ने काम किया। गडोली में हरी चाय इतनी बढ़िया हुई कि उसकी मांग इंग्लैंड और कई यूरोपीय देशों में होने लगी, जिससे उत्साहित होकर ब्रिटिश सरकार ने पौड़ी, गढ़वाल के लोहेबा और एक स्थानीय व्यापारी ने सिलकोट में चाय की फैक्ट्रियां डाली। 1845 तक देहरादून के कोलागढ़ में 8000 चाय के पौधे, टिहरी गढ़वाल के कोट में 729 और रामा सिरेन में 728 पौधे तथा पौड़ी गढ़वाल के गोदाली में 5000 चाय के पौधे लगाए जा चुके थे। चाय परीक्षणकर्ताओं ने गढ़वाल की चाय को बहुत सराहा था। 1847 में हरी पत्तियों की कीमत 9 रुपये 25 पैसे प्रति सेर थी, जबकि काली चाय की पत्तियों की कीमत 4 रुपये से 7 रुपये 50 पैसे प्रति सेर थी। चाय बागानों के मुख्य कार्यों की देखरेख चीनी सुपरवाइजर करते थे, जबकि गढ़वाली कुमाऊनी मजदूर छोटे मोटे श्रम कार्यों में लगाए जाते थे। शुरुआत में प्रयोगात्मक चाय बागान कंपनी के अधीन थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश व्यापारी मुख्य बागान मालिक बन गए। ब्रिटिशर ने देहरादून में भी चाय की खेती की असीम संभावनाएं देखी। शुरुआत में देहरादून में चाय की खेती बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी,
1847 तक केवल 8 एकड़ जमीन पर ही खेती की जा रही थी। इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं थे और ना ही ये चाय की खेती लोगों को आकर्षित कर पा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दून का कोलाघाट क्षेत्र पूरे भारत का पहला चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक रहा था। हालांकि जैसे जैसे साल गुजरे चाय के बागान भी सिमटने लगे। हालांकि 1853-54 से देहरादून टी स्टेट पर बड़े पैमाने पर निवेश और प्रयोग शुरू हुए, लेकिन सही तकनीक और ज्ञान की कमी के कारण ये प्रयोग सफल नहीं हो पाए। 1878 तक देहरादून टी स्टेट ने बेहद अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 1880 तक मल्ला कत्यूर में 506 एकड़, कौसानी में 390 एकड़ तथा देहरादून टी कंपनी में 1200 एकड़ जैसे बड़े बड़े बागान विकसित हो चुके थे। चौखोड़ी तथा बेरीनाग बागानों का क्षेत्रफल भी करीब 300 एकड़ ही था। 1940 से 65 तक बेरीनाग में भी चाय उत्पादन चरम पर था और यह मात्र अकेली एक ऐसी फैक्ट्री थी जो 500 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराती थी। देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं में भले ही आज चाय की खेती अच्छी ना होती हो, लेकिन एक लंबे समय तक यहाँ चाय उत्पादन काफ़ी अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ चाय की खेती समय के साथ कम होती गई। कम होती खेती पर डॉक्टर जेमसन लिखते हैं कि यहाँ के लोगों की अकमरणीयता और उदासीनता से सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। आंकड़े मिलते हैं कि जहाँ 1880 में 10,937 एकड़ क्षेत्रफल में फैले कुल 63 चाय बागान थे, जिनमें से 27 प्रमुख टी स्टेट्स थी, वहीं 1911 में मात्र 2102 एकड़ में फैले कुल 20 चाय बागान ही रह गए। और उत्पादन की बात करें तो 1897 में 17,10,000 पाउंड से घटकर 1908 में 1,05,000 पाउंड रह गया। मशहूर बेरीनाग टी कंपनी में 1949 तक भी 59,000 पाउंड चाय बनती थी, जो कि 1975 में मात्र 9,000 पाउंड रह गई। उधर असम और पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग विकसित होते गए, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी अपना ध्यान उसी क्षेत्र में लगाया और इस उद्योग का विकास होता ही चला गया। और आज भारत में चाय की खेती का जिक्र होते ही असम और बंगाल का नाम ही अपने आप आ जाता है। उत्तराखंड में लगातार घटती चाय की खेती पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल एंड इकोलॉजिकल रिसर्च में जीसस नेगी और विमला बेस्ट बताती है कि उत्पादन स्तर में गिरावट, विशेषज्ञ श्रमिकों की कमी और बढ़ती संचालन लागत ने मिलकर बागान मालिकों को अपनी चाय संपत्ति बेचने के लिए मजबूर कर दिया। आज़ादी के बाद बागानों पर अतिक्रमण, कुशल श्रमिकों का रोजगार की तलाश में बाहर पलायन, बाहर से चाय की उपलब्धता, स्थानीय चाय कारखानों का अभाव, स्थानीय लोगों में चाय की खेती को लेकर तकनीकी जानकारी की कमी, अच्छी परिवहन सुविधाओं का अभाव, बागान मालिकों का लापरवाह रवैया और चाय बागानों के वैज्ञानिक प्रबंधन की कमी, साथ ही लंटाना जैसी झाड़ियों का तेजी से फैलाव, ये सभी कारण इस क्षेत्र में चाय उद्योग के असफल होने की वजह बने हैं। 1987 में एक बार फिर उत्तराखंड की चाय को रिवाइव करने का काम शुरू किया गया। ग्रामीण समुदाय की अनुपजाऊ जमीन को लीज पर लेकर और ब्रिटिश काल के पड़े बंजर चाय बागानों को पुनर्जीवित करके राज्य की पहाड़ियों में चाय की खेती को एक बार फिर शुरू करने का काम किया गया। 2004 में राज्य में चाय बागानों के विकास के लिए औपचारिक रूप से उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। इस दौरान तड़क 88, अंबारी AV2, उपासी 9, TS 378, TS 520 और असम BSS जैसे विभिन्न चाय की किस्में और उनकी विशेष खेती पद्धतियां अपनाई गई। यह सिफारिशें पालमपुर के चाय विशेषज्ञ डॉक्टर MB तमंग द्वारा की गई थी। उत्तराखंड में चाय की खेती रिवाइव होती दिखाई भी दी। लगभग 11 साल पुराने चाय बागानों में बने चाय की पैदावार 646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई। इस क्षेत्र में उत्पादित सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऑर्थोडॉक्स चाय की कीमत 9,000 प्रति किलो आंकी गई और विदेशी खरीदारों से भी इसकी मांग आई। अब तक लगभग 1,000 हेक्टेयर भूमि को उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा चाय की खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिनमें से लगभग आधा हिस्सा जैविक चाय यानी ऑर्गेनिक टी में परिवर्तित किया जा चुका है। 2002 में कौसानी में PPP मॉडल के तहत एक चाय फैक्ट्री भी स्थापित की गई। उत्तराखंड में चाय के बागान समुद्र तल से 1400 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी नरम, भूरी, झरझरी यानी पोरस होती है, जिसमें सिलिका और माइका पाई जाती है। यहाँ तापमान सीमा 4 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा लगभग 1500 मिलीमीटर है। लेकिन समस्या ये है कि वसंत ऋतु में जब चाय की पत्तियां निकलती है तब यहाँ वर्षा कम होती है, यानी जो सालाना वर्ष का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही दर्ज होता है। यह स्थिति चाय की वृद्धि के लिए हानिकारक साबित होती है। इसी कारण उत्तराखंड में चाय की खेती और उसकी उपज में 2 प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहला, मिट्टी की कम आर्द्रता यानी पुअर सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा, अधिकांश हिस्से में मिट्टी का कम नमी यानी लो सॉइल मॉइस्चर। क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश जुलाई सितंबर में ही होती है, ऐसे में क्षेत्र में चाय के बागान अपनी पूरी उत्पादन क्षमता 7 साल बाद ही प्राप्त कर पाते हैं और लाभकारी उपज 12 साल बाद ही मिलती है। इसलिए नई पत्तियों की फसल का सहारा देने के लिए अतिरिक्त मिट्टी नमी यानी सप्लीमेंट्री सॉइल मॉइस्चर की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि आज इस चाय पर कुछ काम नहीं हो रहा है।
यहाँ की सरकार लगातार उत्तराखंड में चाय की खेती को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में पहल की है। इस कड़ी में चाय की खेती का दायरा बढ़ाने की तैयारी है और इसके लिए 4 जिलों चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी के चिन्हित 120 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय के पौधों का रोपण किया गया है। इसके बाद राज्य में चाय की खेती का दायरा बढ़ाकर 14 से 91 हेक्टेयर पहुंच जाएगा। प्रदेश में चाय उत्पादन व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है। अभी तक इसकी तस्वीर देखें तो 8 पर्वतीय जिलों के 19 विकास खंडों में 1471 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती हो रही है। खैर, आप हमें बताएं कि क्या आप उत्तराखंड की चाय पीना चाहोगे। इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड के 52 गढ़ों का इतिहास भी जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।